चलिए, अब ये जनाब अगला टॉपिक है नेचर ऑफ पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। अब पार्टिसिपेशन जो है वो कई तरह की हो सकती है कि पार्टिसिपेशन हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक ही तरह की पार्टिसिपेशन होती है। पार्टिसिपेशन के वेरियस लेवल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो है ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, यानी आप डिसीजन ले रहे हैं, आप पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, तो किस लेवल की ले रहे हैं। अगर तो आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, आप लोगों के ओपिनियन नहीं ले रहे और डायरेक्टली आप डिसीजन दे रहे हैं, तो ये ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कहलाता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप ऑटोक्रेटिक डिसीजन तो नहीं कर रहे, लेकिन आप डिफरेंट मैनेजर्स से इंडिविजुअली मिल करके, अपने सबऑर्डिनेट से मिल करके उनके सजेशंस और कंसर्न्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सिर्फ कंसल्ट कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों के आपने ओपिनियंस लिए, पॉइंट ऑफ व्यूज लिए और उसके बाद फिर अपना डिसीजन ले लिया। तो डिसीजन मेकिंग में आपने उनको शेयर नहीं कराया, इतना शेयर कराया कंसल्टेशन है कि हद तक शेयर करवाया, जनाब आप अपनी ओपिनियन दे दें, आप बता दें आप क्या कहते हैं इसके बारे में। तो दैट इज कॉल्ड कंसल्टेशन। और एक तीसरा प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ज्वाइंट डिसीजन। ज्वाइंट डिसीजन में सब मिल करके एक टीम की शक्ल में बैठते हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं, किसी भी ऑप्शन को, और फिर डिसीजन लेते हैं। तो मैनेजर की भी इन्फ्लुएंस उतना ही होता है जितने दूसरे पार्टिसिपेंट का होता है। ये कहलाता है ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और एक होता है कि डेलीगेट कर दें, आपने डिसीजन मेकिंग किसी एरिया में अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया, तो ये सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की एक्सट्रीम फॉर्म है कि आप लोगों को डेलीगेट कर दें कि अपने एरिया में खुद काम करो और खुद डिसीजंस लो। तो ये कंटिन्यूम है, ये देख लीजिए कंटिन्यूम मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि भाई आप ऑटोक्रेटिक से लेके डेलीगेशन की तरफ जा रहे हैं, हाईली इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। अच्छा, जो पहला प्रोसेस है ना जो कि ऑटोक्रेटिक है, तो ऑटोक्रेटिक डिसीजंस को भी कोई बुरी बात नहीं है। बाज़ औक़ात आप में और आपके सबऑर्डिनेट्स में इतना गैप होता है कि उनकी कंसल्टेशन से कोई खास फायदा ऑर्गेनाइजेशन को अचीव नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में अगर आप ऑटोक्रेटिक डिसीजन लेते हैं या बहुत इमरजेंसी आपको फॉरेन डिसीजन लेना है, तो आप अगर डिसीजन लेते हैं ऑटोक्रेटिक, तो इट इज गुड। तो आप उस डिसीजन आपने ले लिया है, तो डिसीजन लेने के बाद आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके दो स्टाइल्स हैं। एक कहलाता है टेल स्टाइल और एक कहलाता है सेल स्टाइल। टेल स्टाइल का ये मतलब होता है कि आपने एक डिसीजन लिया और आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से कह दिया कि जनाब दिस इज द डिसीजन एंड वी आर गोइंग टू फॉलो दिस पाथ। तो ये आपने टेल स्टाइल यूज किया। दूसरा स्टाइल होता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में क्या होता है कि आपने डिसीजन तो ले लिया, खुद लिया है, लेकिन फिर उसके लिए लोगों को कन्विंस करते हैं, बताते हैं कि व्हाई यू हैव टेकन दिस डिसीजन और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गो टू दिस पाथ। तो ये सेल स्टाइल कहलाता है। आमतौर पे जो मार्केटिंग वगैरह के सीनियर्स बनते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव बनते हैं, वो सेल स्टाइल में जाते हैं, और जो फाइनेंस के लोग होते हैं वो आमतौर पर टेल स्टाइल में बात करते हैं। प्रोडक्शन के लोग टेल स्टाइल में बात करते हैं। इसमें भी डिपेंडेंट होता है कि आपकी ग्रूमिंग किस तरीके से हुई है। अब इन्होंने पोटेंशियल बेनिफिट्स बताए हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। उसमें उन्होंने पहले तो बताया है कि डिसीजन प्रोसीजर्स में आपके पास 4 ऑप्शन है, और चारों जो ऑप्शंस है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेनेटरी प्रोसेसेस क्या है भाई? सबसे पहली बात तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को आप जितना बेहतर समझेंगे उतना अच्छा उसका सोल्यूशन आप डिस्कवर करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम, उसका एक्सटेंट, उसका लेंथ, उसका ब्रेथ को समझने की जरूरत है, और फिर आप देखेंगे कि उसका सोल्यूशन किस तरह का है, और सोल्यूशन के साथ आपने प्रोसीजरल जस्टिस की है या नहीं। प्रोसीजरल जस्टिस का ये मतलब होता है, जैसे आपने कोई जनरेटर खरीदना है, तो आप मार्केट में जाएं और ख़रीद लें। 50 लाख का जनरेटर आपने ख़रीद लिया कंपनी के लिए, मगर आपने ये प्रोसीजरल जस्टिस नहीं किया। प्रोसीजरल जस्टिस इस तरह से करेंगे, उसका कैपेक्स का प्रपोजल बनाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो अप्रूवल प्रोसेस है उसके थ्रू उसको गुजारेंगे, उसकी आप ROI वगैरह मेंशन करेंगे,
कंपनी के बिजनेस नीड को डिस्क्राइब करेंगे, ताकि जब डिसीजन मेकर्स के पास आपके पास प्रपोजल जाए उसका रैशनल आपने बता दिया हो। तो ये है प्रोसीजरल जस्टिस। फिर उसमें आप ये भी देखेंगे अप्रूवल के बाद कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस ऑप्शन के साथ क्या इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पे इसका स्पेयर पार्ट महंगा है, इसका जो है वो मेंटेनेंस सर्विसेज ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो आप देखते हैं इनमें से कौन सा आपको ज़्यादा सूटेबल करता है, तो वो आप उससे बात करते हैं। तो दिस इज बेसिकली यू आर डूइंग प्रोसीजरल जस्टिस। अच्छा जनाब, अब आप ये देखें कि तो उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जाहिर है कि डिसीजन क्वालिटी बेहतर होगी क्योंकि आप पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कर रहे हैं। डिसीजन की एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा होगी। देखें, डिसीजन मेकिंग इज़ वन थिंग, हाई क्वालिटी का डिसीजन लेना इज़ वन थिंग। वो आप इंडिविजुअली भी ले लेते हैं और ऑटोक्रेटिक वे में भी ले सकते हैं, एंड दैट मे बी ए वेरी हाई क्वालिटी डिसीजन। तो आप फिर तो असल चीज़ ये नहीं होती कि डिसीजन लेना, असल चीज़ होती है डिसीजन की एक्सेप्टेंस। ठीक है, क्योंकि अगर डिसीजन की एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो आपके पास रेजिस्टेंस आएगा। अगर आपके वालिद साहब आपको अपने पास बुलाते हैं या बुलाते थे और प्यार से समझाते हैं कि बेटा इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो एक डिसीजन आपको लिया के लिए लिया उन्होंने, ऑटोक्रेटिक डिसीजन लिया, फिर इसमें आपको इन्वॉल्व किया। इन्वॉल्व करने से क्या होगी, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। क्या चीज़ होगी, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि अगर एक तो आप सबऑर्डिनेट को बुला के ऑर्डर कर दें, ये डिसीजन मैंने लिया है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। तो ज़्यादातर लोगों का एटीट्यूड ये होता है कि तुमने डिसीजन लिया है, तुम बहुत अक्लमंद हो, खुद ही इम्प्लीमेंट कर लो, देखेंगे। तो एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है। उस नेगेटिविटी से बचने के लिए बेहतर है कि आप लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करें। उससे सेटिस्फेक्शन भी होती है, जनरल सेटिस्फेक्शन होती है, आपको भी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने लोगों से कंसल्ट करके डिसीजन लिया है, लोगों को इन्वॉल्व करके डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन पॉपुलर भी हो जाता है। और उससे स्किल डेवलपमेंट भी होती है, आपको टीम मैनेजमेंट आ जाता है, आपको जो है वो ये बात करने का सलीका आ जाता है कि आप किस तरीके से किस मौके पे किस डिसीजन को किस तरह पिच करेंगे। बाज़ डिसीजंस के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको पता होता है कि मैंने ये डिसीजन लेना है और यही डिसीजन बेस्ट है। वजह उसकी आपकी एरोगेंस नहीं है अगर, तो इसकी वजह ये है कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और आपने ऐसी सिचुएशन पास्ट में फेस की हुई है और आपने देखा था उस सिचुएशन में अच्छा डिसीजन क्या हो सकता था, तो आपने उसी बेसिस के ऊपर डिसीजन ले लिया है। लेकिन ये कि सिर्फ डिसीजन लेना काफ़ी नहीं होता है। बेसिकली आप मैनेजमेंट और लीडरशिप की बात कर रहे हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट के सारे इंजीनियर्स और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना होता है। तो बाज़ औक़ात आप ये करते हैं एज ए मैनेजर कि आप एक टीम मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करके आप कोशिश करते हैं कि टीम उस डिसीजन की तरफ जाए जो आपने लिया है, क्योंकि आपको पता है बीइंग सीनियर कि ये बेस्ट डिसीजन है, मगर उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है कि दूसरे जो है वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को उन्होंने शायद पहले ना देखा हो, तो वो हो सकता है ड्रिफ्ट करके किसी और डिसीजन की तरफ जा रहे हो और अपने इन एक्सपीरियंस की वजह से कई इंजीनियर्स ये समझ रहे हो कि यही बेस्ट डिसीजन है। तो इस तरह के इसमें जिसमें आप डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं टीम को इन्वॉल्व करें, तो उसके लिए आपको बहुत एहतियात से पार्टिसिपेशन करनी पड़ती है, अदरवाइज फिर ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं, फिर वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। उसमें एक तरीका ये भी हो सकता है आप इंडिविजुअल कंसल्टेशन करके जरा सा आप साउंडिंग ले लें कि लोग क्या चाहते हैं, और जब आपको समझ में आ जाए कि लोग जो है वो डिसीजन के फेवर में ही बात कर रहे हैं, वो इसी डिसीजन की तरफ जाएंगे, तब आप टीम मीटिंग कर सकते हैं। दैट विल बी मोर सक्सेसफुल। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी के लिए बाज़ औक़ात ये ज़रूरी होता है। लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं हो तो आप ऑटोक्रेटिक डिसीजन लें, ठीक है। या आप समझते हैं यहाँ पे अगर मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कशन किया तो बेवकूफ़ी की बातें करेंगे या वो अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से इस लेवल के नहीं समझ पाएंगे, यू कैन टेक ऑटोक्रेटिक डिसीजन, ठीक है। लेकिन उसके रिपरकशंस होते हैं। इसी वजह से यूरोपियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में आप खास तौर पर देखेंगे कि वो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को प्रमोट करते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। जो अमेरिकन स्टाइल ऑफ लीडरशिप है ना, वो ज़्यादातर टेल स्टाइल है
बॉस बता देता है ये करना है, और लोग वहाँ पे ट्रेंड भी इसी तरह होते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसीजन ले लिया है, अब नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, नो प्रॉब्लम। तो ये कल्चर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। पाकिस्तान में ऑटोक्रेटिक डिसीजन लेना फिर भी काफ़ी आसान होता है, क्योंकि लोग बॉसेस की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर बॉस अच्छा है और उसकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, उसकी मैनेजरियल अप्रोच अच्छी है, तो नॉर्मली ऑटोक्रेटिक डिसीजंस को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बल्कि बाद सिचुएशंस में लोग लीडर से एक्सेप्ट करते हैं कि लीडर फर्म डिसीजन दे यहाँ पे, रादर देन एक कंफ्यूजन क्रिएट करे। फिर उन्होंने ये बताया है कि सिचुएशनल वेरिएबल्स क्या है, यानी डिसीजन जो आप प्रोसीजर जो भी अडॉप्ट करें, तो उसमें सबसे पहली बात है कि डिसीजन की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है तो मे बी ऑटोक्रेटिक सूट करे या इंडिविजुअल कंसल्टेशन सूट करे। और उसके बाद नॉलेज की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। मैंने आपको बताया ना कि आपके सबऑर्डिनेट्स हो सकता है कि उस लेवल का नॉलेज ना रखते हो, तो फिर सोल्यूशन का इमेच्योर सोल्यूशन लेकर आएंगे, मे बी उस पर इंसिस्ट भी करें, तो दैट इज ए वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। तो यू हैव टू डील विद इट एज एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजर और लीडर। फिर ये कि गोल कॉन्ग्रुएंस भी होता है कि जनाब आप जो डिसीजन ले रहे हैं अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के मुताबिक है तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है जनाब ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के मुताबिक है। लेकिन आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसमें नजर आ रहा है कि आप अपना पर्सनल गेन चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको बड़ी गाड़ी मिल जाए, आपको बड़ी पोजीशन मिल जाए, तो उसमें फिर रिसेंटमेंट क्रिएट होती है। तो ये भी देखना पड़ता है जो आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइंड है या नहीं। बाज़ वक़्त फिर टाइम प्रेशर होता है, टाइम प्रेशर की वजह से आप ऑटोक्रेटिक डिसीजन ले लेते हैं और आप अपने मेंबर्स को समझा देते हैं कि भाई इसमें इतना टाइम नहीं था, आई हैड टू टेक ऑन द स्पॉट डिसीजन, तो मैंने ऑन द स्पॉट ये डिसीजन ले लिया। अच्छे टीम मेंबर्स उसको समझ जाते हैं। फिर मेंबर्स के भी क्या ट्रेड्स हैं, वैल्यूज हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में खास तौर पे आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि आपके कुछ सबऑर्डिनेट्स आपके साथ नहीं होते, और देयर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर दैट। लेकिन अगर 10 टीम मेंबर्स से 7 आपके साथ है, स्टिल यू कैन मैनेज, क्योंकि जो बाकी 2-3 है उनको थोड़ा सा अंडर प्ले करना पड़ता है। फिर इसी तरीके से बाज़ कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, बाज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो टफ टाइम देते हैं, या फिर आपको हर चीज़ की बिलिंग कर रहे होते हैं, या वो इतने टेक्निकली स्मार्ट नहीं होते तो ऑन द स्पॉट चीज़ों को सॉल्व कर दें। तो बजाय इसके कि वो प्रोजेक्ट करने के कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, मैनेजर साहब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये भी देखना पड़ता है कि आप जिस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं उसके स्टेक होल्डर्स के या ट्रेड्स और वैल्यूज हैं। तो यू नीड टू अडॉप्ट योर स्ट्रेटेजी ऑफ पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या डिसीजन प्रोसीजर अकॉर्डिंग। ये उसमें अब अगला जो टॉपिक जो है उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने दिया है कि आपके कंसल्टेशन की 3 सिम्त हो सकती है, डाउनवर्ड कंसल्टेशन, अपवर्ड कंसल्टेशन, लैटरल कंसल्टेशन। अच्छा, लैटरल कंसल्टेशन का मतलब है कि आप अपने पीयर्स से कंसल्ट कर रहे हैं। फाइनेंस मैनेजर है, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपके जो पीयर्स हैं वो फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, ये ऑपरेशंस मैनेजर है, ये सब आपके पीयर्स हैं। तो जब आप, ज़ाहिर है प्रोजेक्ट तो मल्टी फैसेटेड होता है, उसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं, आपको बार बार अपने पीयर्स के पास जाना होता है, तो उनके साथ जो आप कंसल्टेशन कर रहे होते हैं वो लैटरल कंसल्टेशन है। बाज़ औक़ात जो आप कंसल्टेशन कर रहे होते हैं वो बेसिकली खास तौर पे अपने पीयर्स के साथ जो लैटरल कंसल्टेशन कर रहे होते हैं वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीम स्पिरिट कर रहे होते हैं, उसको इंफॉर्मेशन में, उसको लूप में ला रहे होते हैं, उसको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस गेन कर रहे होते हैं। व्हेन यू कीप योर लैटरल कलीग्स इन्फॉर्म्ड तो आपको प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा बेहतर सपोर्ट मिलती है। तो बाज़ औक़ात आप कंसल्टेशन करने जाते हैं तो उसका मकसद होता है रैपो डेवलप करना। डाउनवर्ड कंसल्टेशन इसलिए करते हैं आप कि ज़ाहिर है कि आप नहीं चाहते कि वो आप जो है अपने जो आप चाहते हैं कि आपके जो सबऑर्डिनेट जो डिफरेंट एक्सपर्टीज रखते हैं उन एक्सपर्टीज को आप यूज़ कर सकें, और दूसरा आप ये चाहते हैं कि इस डिसीजन को वो एक्सेप्ट भी करें,
एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनसे कंसल्टेशन करें, ठीक है। फिर आपके सबऑर्डिनेट्स में उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं और इससे कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, टीम बिल्डिंग बन जाती है। तो डाउनवर्ड कंसल्टेशन का ये मकसद। एक्चुअली तो क्या होता है कि अपवर्ड कंसल्टेशन में आप को बॉस को बेसिकली कॉन्फिडेंस में ले रहे होते हैं और बॉसेस ये पसंद करते हैं कि उनको लूप में रखा जाए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकली तो कुछ जाके आपको करेंगे नहीं, शायद वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प ना कर सकें, डिजाइन में हेल्प ना कर सकें। लेकिन अपवर्ड कंसल्टेशन का जो असल फायदा है कि वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर रिसोर्सेज आपके हैंड ओवर करेंगे। अगर आप एक दफ़ा उन्हें कन्विंस करते हैं कि आप एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं और उसमें डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और वो जेन्युइन डिफ़िकल्टीज हैं और उसमें यू नीड सपोर्ट फ्रॉम योर बॉसेस, तो बॉसेस को जब ये कॉन्फिडेंस देते हैं आप, तो वो फिर अपने सबऑर्डिनेट को लाइक करता है इसकी वजह से, और फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। तो इसलिए आपको प्रोजेक्ट के अंदर इन तीनों तरह की कंसल्टेशन की ज़रूरत है। और लैटरल कंसल्टेशन में आपके सप्लायर्स के साथ भी कंसल्टेशन हो गई, आपके आर्किटेक्ट के साथ भी कंसल्टेशन हो गया, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी कंसल्टेशन, ये सब लैटरल कंसल्टेशन में शामिल है। जब कंसल्टेशन कंटिन्यूअस बेसिस पे होती है ना, तो उसका फायदा ये होता है कि जनाब लोगों को पता होता है कि व्हाट्स हैपनिंग, उनको ये भी पता होता है उनका रोल क्या है और किस तरीके से वो उनको काम करना है, क्या काम करना है, नियर फ्यूचर में उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पूरे प्रोजेक्ट के दौरान इनके साथ क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये डिफरेंट फील्ड स्टडीज वगैरह के डाटा यहाँ पे शेयर किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जिस ग्रुप को पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के स्टाइल से मैनेज किया गया है, उस ग्रुप ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, और जिसको ऑटोक्रेटिक्स के साथ किया गया तो उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इन एक्सपेरिमेंट्स को हम जर्नलाइज नहीं कर सकते। जर्नलाइज इसलिए नहीं कर सकते कि देखिए यूरोप का माहौल डिफरेंट है, पाकिस्तान का माहौल डिफरेंट है। तो आप उनके रिजल्ट्स को, क्योंकि यूरोप में लोग पढ़े लिखे होते हैं, एक पर्टिकुलर वे से सारे लोग ट्रेंड होते हैं, एक जैसी एजुकेशन हासिल करते हैं हाई स्कूल तक या ए लेवल्स तक, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक तरह से ऐसे कर रहे होते हैं, उनका कल्चर बना हुआ है। हमारे यहाँ जो है वो जाहिर है कि तो एजुकेशन की कमी है, फिर ट्रेनिंग की तो बहुत ज़्यादा कमी है, तो एज ए रिजल्ट हमारे यहाँ जो है हो सकता है कि पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो। तो ये आपको एज ए लीडर खुद इवेल्युएट करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सूरत हाल में मैं जो लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट कर रहा हूँ वो कितना इसके लिए सूटेबल है। बाज़ वक़्त पार्टिसिपेटिव बहुत सूट करता है, और पाकिस्तान में भी जो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हैं वो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल चला रहे हैं, कर रहे हैं, एंड दैट इज सक्सेसफुल। वो ध्यान में रखिए कि वहाँ पे वो सारे पढ़े लिखे लोगों को हायर करते हैं, टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं। टैलेंटेड लोगों को पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल से मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए लेकिन उनका हल भी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल ही है, क्योंकि आप उसको पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे हाईली टैलेंटेड लोगों में, फिर रिसेंटमेंट होगी जिसका रिएक्शन आ सकता है, वो जॉब छोड़ सकते हैं, जॉब विजिट इंटरव्यू में कह सकते हैं कि जनाब हमें जो है डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल ही मौका नहीं दिया जाता और मैं आई एम नॉट हियर टू डू क्लरिकल जॉब्स। इस तरह की जब वहाँ पे फीडबैक आते हैं किसी मैनेजर के खिलाफ, तो ये बहुत ज़्यादा मैनेजर के अगेंस्ट में जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो है ना ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल वाले ही लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को मैनेज करें। तो वहाँ पे जो आप उसको अप्लाई करेंगे वहाँ के सर्टेन प्रिकॉशंस हैं, और जो आप एक किसी सेट ओरिएंटेड कंपनी में आप अडॉप्ट करेंगे तो वहाँ के लिए भी प्रिकॉशंस हैं। तो ये आपको अपना एक स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा, एंड इट इज़ वेरी मच सिचुएशनल। बाद सिचुएशन में आप पार्टिसिपेटिव लीडरशिप करेंगे, बाद सिचुएशन में आप टोटल ऑटोक्रेटिक पे चले जाएंगे, ठीक है। तो 4 मोड्स तो आपको बता दिए
ये 4 पॉसिबल मोड्स हैं। अब ये देखिए यहाँ पे उन्होंने ये विरूम और येटन ने एक मॉडल डेवलप किया था। तो उसने बताया कि जनाब ऑटोक्रेटिक के 2 स्टाइल हैं और उसने इस तरह से डिवाइड किया, ऑटोक्रेटिक 1 और ऑटोक्रेटिक 2। और दूसरे 2 स्टाइल उसने बताया कंसल्टेशन 1 और कंसल्टेशन 2। और G2 उसने जो बनाया वो ग्रुप 2 यानी ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। तो जो A1 है दैट इज ऑटोक्रेटिक, जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि खुद डिसीजन ले रहे हैं और डिसीजन को फिर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये ऑटोक्रेटिक 1 स्टाइल कहता है। अच्छा, A2 में आप क्या करते हैं कि आप अपने सबऑर्डिनेट से नेसेसरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं और नेसेसरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप डिसीजन करते हैं। तो A1 और A2 में फर्क क्या है कि A1 प्योर ऑटोक्रेटिक है और A2 में आपके सबऑर्डिनेट्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि आप उनसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर डिसीजन खुद करते हैं। फिर उसके बाद कंसल्टेशन के भी दो स्टाइल है। कंसल्टेशन का पहला ये स्टाइल है कि आप जो है वो एक प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आप ग्रुप में नहीं शेयर करते, बल्कि आप अलग अलग सबसे कंसल्टेशन कहते हैं, इसलिए इसको C1 नाम दिया गया। और जब आप ग्रुप में यही काम करते हैं तो उसको C2 का नाम दिया गया। तो C1 में आप बेसिकली लोगों से अलग अलग कंसल्ट कर रहे हैं और अलग अलग कंसल्ट करने के बाद आप डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। A2 में आप लोगों से सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, फर्क समझ लीजिए। A2 में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, C1 में आप सोल्यूशन भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कंसल्टेशन कर रहे हैं, लेकिन एंड में आप अपना जो आप बेहतर समझते हैं उन सबके कंसल्टेशन के बाद वो आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं या आप कम्युनिकेट कर देते हैं। और C2 में आप क्या करते हैं कि आप बाकायदा एक मीटिंग की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में उसे डिस्कस करते हैं और आप फिर डिसीजनली फाइनली कर देते हैं और वो जो है हो सकता है आपका अपना डिसीजन हो, आपके सबऑर्डिनेट्स ने उससे डिफरेंट कुछ सॉल्यूशंस दिए हो। G2 में होता है कि पूरी टीम एक ग्रुप के तौर पे बैठती है, प्रॉब्लम की ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद मिलजुल करके एक डिसीजन ले लेते हैं। तो ये 5 तरीके उन्होंने, उन्हीं 4 तरीकों को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने वीरूम ने रिसर्च पर्पस के लिए ये 5 डिसीजन मेकिंग के प्रोसेसेस बताए हैं। बाकी एक्सेप्टेंस एंड क्वालिटी, सिचुएशनल वेरिएबल्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब डिसीजन प्रोसीजर कैसे होगा कि सिचुएशनल वेरिएबल्स उसके अंदर आए गए हैं कि भाई टाइम शॉर्ट है या बहुत अर्जेंट डिसीजन है या बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसमें सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ये सब डिसीजन वेरिएबल्स है। तो उन डिसीजंस को के जो मॉडल्स आपने बनाए हैं उसकी बेसिस पे उन्होंने रिसर्च करके ये डिसीजन रूल्स बनाए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं चाहूँगा तो आप में से कोई साहब एक एक पढ़ते जाएं और बताते जाएं कि किस रूल को, किस डिसीजन मेकिंग के तरीके को किस तरह की सिचुएशन के लिए उन्होंने सूटेबल कहा है। यानी मैंने आपको बताया एक डिसीजन है A1 ऑटोक्रेटिक डिसीजन 1, इसका मतलब ये हुआ कि आप डिसीजन ले रहे हैं बगैर किसी से कंसल्ट किए। A2 में आप लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेने के बाद खुद डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए ये भी ऑटोक्रेटिक ही हुआ। तीसरा डिसीजन जो होता है वो C1 और C2 होता है। C1 में आप लोगों से इंडिविजुअल कंसल्टेशन करते हैं और फिर अपना डिसीजन ले लेते हैं और C2 में आप लोगों से कलेक्टिव कंसल्टेशन करते हैं लेकिन आप डिसीजन खुद लेते हैं और वो डिसीजन वो ही हो सकता है जो आपके सबऑर्डिनेट्स में से किसी ने सजेस्ट किया या डिफरेंट हो सकता है। और फिर G2 जो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है।
ग्रुप में मिल करके सब मिलकर डिसीजन करते, उसमें आपकी भी हैसियत एक मेंबर के ही होती है, हालांकि आप ऑर्गेनाइजेशन में लीडर हैं। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ये करते हैं। अक्लमंद जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स से मिल करके एक कंसेंसस सेट करते हैं और फिर उसके बाद उसको लेके जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगर बगैर कंसल्ट किए हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के एजेंडा में डाल देंगे तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं है या जो आपके साथ स्टाइल है, दे विल गेट ए ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी टू मेस विद द सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। अच्छा, डिसीजन क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन डिसीजन प्रॉब्लम इज नॉट स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है और नेसेसरी इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टीज भी नहीं है, तो फिर उस सूरत में वो C2 पे जाए या G2 पे जाए। C2 का मतलब होता है कि कंसल्ट करे सबसे ग्रुप में लेकिन डिसीजन अपना रखे, और G2 का मतलब होता है कि कंसल्ट करे ग्रुप में और फिर डिसीजन किसी एक का भी एक्सेप्ट किया जा सकता है उसके अंदर। अच्छा, जहां पे आपके सबऑर्डिनेट आपके ऑटोक्रेटिक डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वहां पे आप जो है वो A1 और A2 यानी ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग चलाएंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। वहां पे आप बेहतर है कोशिश करें C1 और C2 को इस्तेमाल करें। जब डिसीजन एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है और सबऑर्डिनेट्स का एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है और आपको ये लग रहा है कि सबऑर्डिनेट इससे डिसएग्री भी करेंगे, तो ऐसी सूरत में आप ऑटोक्रेटिक पे जा सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल कंसल्टेशन पे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिसएग्रीमेंट का मामला है, अगर आप ग्रुप्स डिसीजन मेकिंग में जाएंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा रिएक्शन आ सकता है। जब आप डिसीजन क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और एक्सेप्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग उसे एक्सेप्ट करें, जाहिर है वहां पे ग्रुप डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर रहेगा। और व्हेन डिसीजन एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट and not likely to result from an autocratic decision, यानी एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वहां पे आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग पे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको यहाँ पे एक चीज समझाई गई है जो कॉन्शियसली शायद आप उस तरह से नहीं समझते थे। आप समझते थे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए मीटिंग कॉल कर लो। बाज मीटिंग्स बड़ी अनप्लेजेंट हो जाती हैं, इसलिए अनप्लेजेंट हो जाती हैं कि मिसाल के तौर पर आपके गोल्स आपके सबऑर्डिनेट्स के गोल से नहीं मिल रहे, आपके कुछ सबऑर्डिनेट्स हैं जो आपके अगेंस्ट रिसेंटमेंट रखते हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू रिएक्ट बैक। तो इसलिए आपको ये डिसाइड करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग में वेदर यू आर गोइंग फॉर ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, कंसल्टेशन और ग्रुप डिसीजन। तो ये आप एज ए लीडर आप कॉन्शियसली सोच सकते हैं कि अगर मैं इस चीज को मीटिंग में एजेंडा में डाल रहा हूँ, वेदर आई शुड डू इट और नॉट, और ये क्या ऐसा आइटम है कि इसे मैं इंडिविजुअल कंसल्टेशन से रिजॉल्व करूं, इंडिविजुअल कंसल्टेशन से करिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि आप डिसीजन क्वालिटी में और सबऑर्डिनेट्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजन इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर डिसीजन क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है ऑटोक्रेटिक कर लें, और सबऑर्डिनेट्स की एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है तो ग्रुप में कर लें। तो ये एक उन्होंने एक चार्ट बना के आपको दिखाया है। आप ये चार्ट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? देखो, इस चार्ट में ये बताया गया है कि डिसीजन क्वालिटी का लेवल क्या है, नॉट इम्पॉर्टेंट से लेकर के वेरी इंपॉर्टेंट तक आ गए हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ ये कि सबऑर्डिनेट एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर नॉट इंपॉर्टेंट है ऑटोक्रेटिक ले लें, और इंपॉर्टेंट है तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग करें। ज्यादातर केसेस में यही हो रहा है जी। अब यहाँ पे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के लिए इन्होंने गाइडलाइंस दी है कि आप जब पार्टिसिपेटिव लीडरशिप करें, देखिए ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप देखने में बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं करेंगे तो आप एक वीक लीडर के तौर पर भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपको कंसिडर कर सकते हैं, यार इसको तो डिसीजन लेना नहीं आता है, हर डिसीजन के लिए कंसल्टिंग करता रहता है या मीटिंग ही बुलाता रहता है। तो इसलिए पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इज नॉट ए रेसिपी टू ट्राई इन ऑल द सिचुएशन। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस सिचुएशन में पार्टिसिपेटिव लीडरशिप मैं करूंगा और किस लेवल पे करूंगा।
पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का एक एक्सट्रीम लेवल जो है ऑटोक्रेटिक है। तो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि बाद ऑटोक्रेटिक डिसीजन ज़्यादा अच्छे होते हैं बाद से केसेस में, अब बहुत से केसेस में ग्रुप डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इवेल्युएट हाउ इम्पॉर्टेंट द डिसीजन इज। अगर डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको लगता है कि इसमें डिसएग्रीमेंट्स आएंगे, तो बेहतर है कि आप इंडिविजुअल कंसल्टेशन करें या ऑटोक्रेटिक डिसीजन। और डिसीजन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, डिसीजन के दूसरे ऑप्शंस भी आपके लिए इक्वली एक्सेप्टेबल हैं, तो बेहतर है कि ग्रुप को डिसीजन करने दें। उससे आपके सबऑर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस आएगा कि जनाब हमसे भी पूछा जाता है। इसी तरह जो रेलेवेंट नॉलेज और एक्सपर्टीज के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उस प्रॉब्लम से रेलेवेंट कौन लोग हैं जो ज़्यादा बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं। आप उनके साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं, इंडिविजुअल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और ज्वाइंट कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और ये तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइकली कोऑपरेशन बाय पार्टिसिपेंट्स। अगर आपको पता है कि आपको सबऑर्डिनेट्स कोऑपरेट करेंगे, आपको सही सोल्यूशन बताएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिंसियर होंगे, आप ग्रुप कंसल्टेशन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप डिसीजन मेकिंग में आपको खतरा है कि जनाब वो वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस हो जाएंगे जो कि प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होंगे या प्रॉब्लम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, तो ऐसी सूरत में आप इंडिविजुअल कंसल्टेशन पे जाएं या ऑटोक्रेटिक डिसीजन करें। A1 ऑर्गेनाइजेशंस वोटिंग के जरिए भी डिसीजन लेते हैं और वो इसलिए अच्छा समझा जाता है कि उसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पार्टिसिपेशन होती है। जैसे आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट करते हैं, वोटिंग के जरिए सिलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा डिसीजन यूके ने लेना था ब्रेक्सिट का, कि वो ब्रिटिश जो है वो एग्जिट कर जाए यूरोपियन यूनियन से या नहीं। तो उसके चक्कर में कई प्राइम मिनिस्टर एक के बाद दूसरे चेंज हुए, कोई भी इतना बड़ा डिसीजन लेना नहीं चाहता था। इसलिए फिर उस डिसीजन के बारे में उन्होंने ये किया कि उसके ऊपर रेफरेंडम करवा लिया। तो उससे क्या हो गया कि पूरे यूके की ओनरशिप हो गई उस डिसीजन के ऊपर, ब्रेक्सिट के ऊपर। तो आप कोई एक आदमी का आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि जनाब ये इसने ये डिसीजन लिया था। और चूंकि उसके दोनों ऑप्शंस अनसर्टेन है कि ब्रिटिश एग्जिट कर जाए तो क्या होगा, ब्रिटिश एग्जिट नहीं करेगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब फ्यूचर से रिलेटेड है और लोग सिर्फ नीचे करीब की चीज़ें देख रहे थे कि यूरोपियन यूनियन के, ईस्टर्न यूरोपियन के लोग आते हैं, यूरोप के लोग आते हैं, हमारे यहाँ फ्री में इलाज करा के चले जाते हैं, ये हमारे यहाँ रहते हैं तो दूसरी फैसिलिटीज़ गेन कर रहे होते हैं, तो हमें ओवरऑल नुकसान हो रहा है। ये विजिबल था, इसलिए ये सबको नज़र आ रहा था। लेकिन जो उनको पूरे मार्केट का एक्सेस मिल रहा था, पूरे मार्केट की एक्सपर्टीज का एक्सेस मिल रहा था, वो सिर्फ टॉप के लोगों को पता था। ठीक है कि हम ये इस तरह से, आम आदमी तो इस तरह की बातें इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ भी नहीं पाता है, लेकिन ये चीज़ें तो वो रोज़ देख रहे होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रेक्सिट का डिसाइड कर लिया। यूके ने 1% वोट के फर्क से ब्रेक्सिट डिसाइड किया। ठीक है, तो ये जो बहुत ही ज़्यादा जब कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं जिसके अंदर ये ख्वाफ होता है कि जो आउटकम या दोनों आउटकम आपको पता है प्रॉब्लमेटिक है, तो उसकी सूरत में रेफरेंडम या वोटिंग किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के भी वेबसाइट के ऊपर बाज़ मामलात पे वोटिंग की जाती हैं और वोटिंग के बेस पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, खास तौर पे ऐसे डिसीजंस जिसके दोनों ऑप्शन अगली हो, तो ये लोगों पे छोड़ दिया जाता है कि वो लेस एग्लियर ऑप्शन कौन सा लेना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है, वो रिसेशन की वजह से 25% लोगों को फायर करना चाहते हैं। अब उन्होंने कंपनी में दो ऑप्शन दे दिए कि हम 25% लोगों को फायर कर दें या पूरे 100% लोगों को रखें, लेकिन हम उनको 6 आवर्स की वेजेस दें बजाय 8 आवर्स की वेजेस देने की। इस तरह रिमेनिंग 25 ईयर्स को भी हम कवर कर सकेंगे। अब ये डिसीजन कोई सा भी मैनेजमेंट ले, एम्प्लॉयज़ में रिसेंटमेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो अगर आप कहते हैं 100% को रख लो, एम्प्लॉयज़ बोलेंगे यार ये नालायकों की वजह से हमें भी कम पैसे लेने पड़ रहे हैं। और अगर 25% को आप फायर कर देते हैं तो वो 25% कहेंगे कि मैनेजमेंट ने इतना हार्श डिसीजन लिया है। और फिर उसके बाद जो रह जाते हैं उनके अंदर भी एक फियर फैक्टर आ जाता है कि जनाब अगर हम नहीं रहे, अगर ये 25% को निकाल सकते हैं, हालात और बुरे होंगे तो 25% को और निकाल सकते हैं, तो बाकी भी जॉब देखना शुरू कर देते हैं।
इस तरह की सिचुएशन जिसके अंदर ऑप्शंस आपके पास दोनों ही अगली हैं, वो आप मेजॉरिटी डिसीजन पे चले जाते हैं। फिर पार्टिसिपेशन का इनकरेज करना जरूरी होता है। बाज मीटिंग्स जो है बिल्कुल मोनोलॉग होते हैं, जिसमें बॉस ही बोल रहा होता है, तो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो रही होती है। तो पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना चाहिए, वरना मीटिंग का मकसद क्या, वरना आप मीटिंग करें ही नहीं, फिर मीटिंग क्यों कर रहे हैं आप। तो लोगों को इनकरेज करें कि वो अपने कंसर्न्स डिस्क्राइब करें, जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो उनके ये कंसर्न्स हैं, फियर्स हैं, वो सब वो एक्सप्लेन करें। और जब भी आप किसी प्रपोजल को डिस्कस करें कि हम इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, आप बता दें कि ये सोल्यूशन हम लोगों के दिमाग में है, लेकिन ये टेंटेटिव सोल्यूशन है, यानी वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस until unless we discuss it fully in this meeting। तो इससे भी लोगों का इंकरेजमेंट होती है, वरना लोग कहेंगे कि एक डिसीजन लेकर के आ गए, अब मीटिंग का ड्रामा करके हमारे सर पे उसे थोपेंगे, फायदा नहीं है। तो इसलिए प्रपोजल को टेंटेटिव रखते हैं कि भाई ये प्रपोजल है, लेकिन वी आर ओपन, वी आर विलिंग टू चेंज इट, मॉडिफाई इट, आप लोगों की सजेशन के बाद। फिर आइडियाज और सजेशंस को रिकॉर्ड कर लेना अच्छा होता है। वो आजकल तो आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वरना ब्लैक बोर्ड पे, फ्लिप चार्ट पे, कंप्यूटर पे आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उससे होता ये है कि बाद में कोई आदमी ये नहीं कहता कि मैंने ये तो नहीं कहा था, ये कहा था, तो वो एक रिकॉर्डिंग अच्छी रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी हो सकता है, बाज प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि इनका सोल्यूशन जो है वो स्टेप वाइज होता है। तो जो जो आइडियाज और सजेशंस आते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह आप उसे यूज करते हैं और वो एक पूरा सोल्यूशन आप बना लेते हैं। तो उनके आइडियाज और सजेशंस पे ही बिल्ड करेंगे पार्टिसिपेंट के, तो उसकी ओनरशिप होगी, और ओनरशिप की डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपके सबऑर्डिनेट्स आपके डिसीजन को ओन करते हैं, तो उसे इम्प्लीमेंट भी अच्छा करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन आ रही है, आउटराइटली आपको लग रहा है कि ये बेकार सजेशन है, तो आप पार्टिसिपेंट को डिस्करेज नहीं करें, या तुम भाई यू आर टॉकिंग सो मच स्टूपिड थिंग्स, ये कह दें। अब इतने सारे लोगों के सामने जो है आप किसी सबऑर्डिनेट को इस तरह कह देंगे, उसका कॉन्फिडेंस शैटर होगा, उसकी ईगो हर्ट होगी, तो या कह दें यू आर नॉट सीरियस, इस तरह की चीजें। लेकिन आप उसको इस तरह से कहें, your suggestion is a very good one, लेकिन I think if we are going to implement your suggestion, then we will incur more cost. Can we find some other cost effective ways? तो लोगों के सजेशंस को कॉर्नर करने के लिए भी आपको स्किल चाहिए। आप आउटराइटली रिजेक्ट करेंगे तो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, फिर ज्यादा आर्गुमेंट भी शुरू हो सकते हैं, या वो चुप हो जाएगा। अच्छा, डिसेंटिंग व्यूज अगर आ रहे हैं तो उसमें आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। वजह उसकी ये कि ये आपके अब्बा की कंपनी तो है नहीं, तो अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आ रहा है तो उसको सुने, हो सकता है वो अच्छी बात कर रहा हो। तो आप जरूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर आपके आइडिया से बिल्कुल हट करके बात कर रहा है तो आप फौरन डिफेंसिव हो जाए अपने आइडिया के ऊपर। नहीं, आप ओपन रहे और सुने कि वो है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो और जितने भी सजेशंस आ रहे हैं वो इन सब चीजों को आप यूटिलाइज करने की कोशिश करें, और फिर जो सजेशंस आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, तो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, देखिए ये आप लोगों के मैनेजमेंट के लिहाज से ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आई थिंक इसको आप लोग इस तरह से प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में लें, एंड यू मे आस्क प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वेल। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर बढ़ेगी। तो बेसिकली जो आप डेलीगेशन कर रहे होते हैं उसकी कई सारी वैरायटीज हैं। उसमें एक सबसे कॉमन वैरायटी ये है कि आप अपने सबऑर्डिनेट को कोई नया टास्क दे दें, कोई नया असाइनमेंट दे दें, तो ये आपने बेसिकली अपना काम है जो कि उसको असाइन कर दिया। तो उससे क्या होगा, उसकी लर्निंग होती है, ग्रूमिंग होती है, और जॉब इनरिचमेंट से उसमें चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत आती है, तो अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो एक पर्पस ये भी होता है। बस इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लोग ज़्यादातर जो, एक तो ये कि जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करें
तो उसके साथ साथ अथॉरिटी भी डेलीगेट करें ताकि उसको काम को कर सके। अगर आप किसी का हाथ पैर बांध दें और फिर कहेंगे आप काम करो तो कैसे करेगा। तो इसलिए जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो करस्पॉन्डिंग अथॉरिटी भी दें। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि डेलीगेशन में सिर्फ आप लोगों को, बाज बॉसेस ऐसे होते हैं जो टीडीएस टास्क होता है, डर्टी टास्क होता है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, और जो अट्रैक्टिव टास्क होते हैं वो उनको खुद करते हैं। यानी वो टास्क जिसकी वजह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोमिनेंट नज़र आते हैं, अच्छे नज़र आते हैं, और इस तरह के टास्क वो खुद करते हैं। वन एग्जाम्पल इज फॉरेन ट्रेनिंग। ठीक है, फॉरेन ट्रेनिंग्स जब आती हैं तो बेसिकली पूरे डिपार्टमेंट के लिए आती हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंटल मैनेजर के डिसीजन पे होता है कि उसमें कौन जाएगा। तो वो अक्सर वो खुद अपने आप को ही नॉमिनेट कर देते अनटिल अनलेस एचआर के पास कोई इसकी अथॉरिटी ना हो, और एचआर के पास अथॉरिटी होती भी है तो वो डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ क्लैश नहीं चाहते। तो ये एक अच्छी लिक्रेटिव जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें वो खुद चले जाते हैं, और जो डर्टी असाइनमेंट्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं। तो दिस इज ए पुअर फॉर्म ऑफ डेलीगेशन। आपको अपने पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग फॉर इट। अच्छा, फिर ये है कि कुछ लोग जो है ना कुछ काम परफॉर्म करते हैं लेकिन उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत कम होती है, अथॉरिटी नहीं होती है। वो फील्ड में जाते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जैसे, अब वो निगोशिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है, प्राइसेस में चेंज नहीं कर सकते, डिलीवरी डेट्स को कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो आप फिर आपने उनको अथॉरिटी तो दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, अथॉरिटी नहीं दी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर के सामने ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने होते हैं टू क्लोज द डील। तो इसलिए अगर आपको बेहतर होगा कि उनकी जॉब जो है उसके अंदर उनको आप एक रीजनेबल अथॉरिटी भी दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो जब रीजनेबल अथॉरिटी नहीं देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है, और बाज़ मैनेजर्स जो हैं कुछ की चीज़ें हमेशा अपने पास रखते हैं। ये उनका एक एटीट्यूड होता है लीडरशिप की तरफ, ताकि उनके सबऑर्डिनेट्स उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को वो सिर्फ अपने तक रखते हैं, जैसे प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन हो गई, डिस्काउंट की इन्फॉर्मेशन हो गई। ये तो ऊपर से उनके साथ मिलकर के नेगोशिएशन होती है ना, उनको बताते हैं जनाब आप ये प्राइसेस कर सकते हैं, इनमें ये डिस्काउंट दे सकते हैं। और तो वो इसी तरीके से जब आपको अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है प्रोडक्ट की, यू कैन टॉक टू प्रोडक्शन, और अवेलेबिलिटी को भी एक्सपीडाइट कराया जा सकता है। लेकिन वो सेल्स का आदमी जो है वो फील्ड में जाता है, उसके सामने प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती हैं, उनको हैंडल नहीं कर पाता है, फिर वापस बॉस के पास आता है, बॉस उसको फिर अप्रूवल या जो चीज़ें भी हैं उसको बताता है। दैट डिलेज, डिले की वजह से फिर काम खराब होता है, सेल्स ज़ाया होती हैं। अच्छा, नहीं बताने की एक वजह तो ये होती है कि मैनेजर्स में कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं हो तो वो फिर इस तरह की चीज़ें शेयर करते हुए डरते हैं कि फिर तो ये भी वही सीख जाएगा जो मुझे आता है, फिर इसमें और मुझे में क्या फ़र्क रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन मुझे निकाल देगी, इस वजह से शेयर नहीं करते। दूसरे एक वजह शेयर नहीं करने की ये भी होती है, ख़ासतौर पे सेल्स के लोगों को अगर आप तमाम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दें, कमर्शियल की भी उनको एक्सेस हो और मार्केटिंग की भी एक्सेस हो, तो वो पूरे बिजनेस को समझ जाते हैं, पर्टिकुलरली वो अगर कोई स्मॉलर यूनिट है तो। एज ए रिजल्ट कुछ अर्से के बाद वो कॉम्पिटिटर बन के आ गए। तो मल्टीनेशनल कंपनीज तो इस तरह से अपने नॉलेज बेस को स्प्लिट करती हैं कि आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी लेकिन पूरे नॉलेज बेस को आप कंप्रिहेंसिवली नहीं समझ सकते। यही वजह है कि आप देखें कि जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लाइक शेल, पीएनजी, यूनिलीवर, यहाँ से लोग रिटायर होते हैं। दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल। उनकी ट्रेनिंग्स पे, उनकी ग्रूमिंग पे ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत खर्च किया हुआ होता है, लेकिन वो बाहर आकर के अपना बिजनेस नहीं शुरू करते, कर नहीं सकते, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से एक्सपोजर देती है कि जब उसको वो ऑर्गेनाइजेशन को कभी एज ए होल ना समझ सके, क्योंकि उससे उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डाइल्यूट होता है। लेकिन आप स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में देखें कि चूंकि लोगों के पास कंसिडरेबल पावर होती है, अथॉरिटी होती है, एक्सपोजर होता है, तो जो लोग मेहनत करते हैं वहाँ पे वो बिजनेस को अच्छी तरह समझ जाते हैं।
तो कॉम्पिटिटर्स जब भी निकलते हैं वो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से निकलते हैं, क्योंकि वहां पे लर्निंग ज्यादा है और टोटल कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या कहा। इसी तरीके से जब आप डेलीगेशन देते हैं तो ऑटोनॉमी बढ़ जाती है। ऑटोनॉमी बढ़ने का मतलब ये है कि वो आपको डेली रिपोर्टिंग के बजाय वीकली रिपोर्टिंग कर रहा है या मंथली रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और उसके अलावा आप बाज़ वक़्त अपने सबऑर्डिनेट को कहें कि भाई मुझे प्रोसीजर्स ना बताओ, सिर्फ मुझे रिजल्ट्स बता दो, एंड एज लॉन्ग एज आप रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं आई एम हैप्पी विद यू, तो प्रोसीजर्स में मुझे मत इन्वॉल्व किया करें। तो सूरत में भी डेलीगेशन अच्छी होती है ये, और इससे ऑटोनॉमी, सबऑर्डिनेट्स कंसिडरेबली ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं। फिर ये होता है कि देखिए सबऑर्डिनेट को जब ज़्यादा ऑटोनॉमी आप दे देते हैं तो वो अपने परफॉर्मेंस में जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज होता है वो अपने उसको हाइड करने की पोजीशन में आ जाता है। एज ए रिजल्ट जब आप उसको इवेल्युएट करेंगे तो आप सिर्फ उन चीज़ों से इवेल्युएट करेंगे जो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने लेकर आ रहा है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाएगा उसके बारे में। तो बाज़ वक़्त ज़्यादा ऑटोनॉमी की देने की वजह से उसकी मिस्टेक्स वगैरह पे आपकी नज़र नहीं पड़ती है, तो उसकी वैल्यूएशन बेहतर हो जाती है कंपेयर टू जो एक्चुअली वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, डेलीगेशन के बहुत सारे एडवांटेज है। एक तो डिसीजन क्वालिटी बेहतर हो जाती है, और फिर कस्टमर सर्विस बेहतर हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, उसके अलावा लोगों की कमिटमेंट बढ़ जाती है, ज़्यादा बेहतर कमिटमेंट होते हैं। सबऑर्डिनेट की जॉब इंटरेस्टिंग हो जाती है, चैलेंजिंग हो जाती है, मीनिंगफुल हो जाती है, और वो अपने जॉब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि आपने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। लोग जब इंडिपेंडेंट नहीं होते तो उनके लिए बोरिंग हो जाता है। और फिर जब आप बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है, एज ए मैनेजर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा चीज़ें डेलीगेट कर दें। उस तरह से आपका लोड कम हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, और आपके सबऑर्डिनेट्स की भी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। और फिर डेलीगेशन से आप लोगों को वो भी कर सकते हैं, एक रूम भी कर सकते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है डेलीगेशन का। तो वो डेलीगेशन के रीज़न क्या है, किस वजह से डेलीगेट करते हैं, तो मैनेजर्स ने बताया कि सबऑर्डिनेट्स को स्किल और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए 97% मैनेजर्स डेलीगेट करते हैं। सबऑर्डिनेट्स को प्रॉब्लम को क्विकली को रिजॉल्व कर दे, ये इनेबल करने के लिए 91% मैनेजर्स उनको डेलीगेट करते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बेहतर हो जाए, 29% मैनेजर्स इसलिए डेलीगेट करते हैं। कमिटमेंट बढ़ जाए, 29% मैनेजर इस वजह से डेलीगेट करते हैं ताकि उसका इंटरेस्ट बढ़ जाए जॉब के अंदर। और इससे क्या सबऑर्डिनेट की जॉब इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो 78% मैनेजर का ख्याल है कि डेलीगेशन से लोगों की जॉब इंटरेस्टिंग हो जाती है। 68% मैनेजर्स का ख्याल है कि उनका वर्कलोड कम हो जाता है जब वो सही तरीके से डेलीगेट कर रहे थे। तो जब आपके सुपीरियर्स चाहते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा कि आपके सुपीरियर्स चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा डेलीगेट करें, तो एज ए मैनेजर यू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट, तो इसलिए भी आप करते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज सिर्फ 24 है। और टीडीएस टास्क को करना चाहते हैं बहुत सारे मैनेजर्स, जो रूटीन टास्क है, डर्टी टास्क है, वो डेलीगेट कर देते हैं, लेकिन वो मैनेजर्स कहते हैं कि ऐसा सिर्फ 23% होता है। ये थोड़ा सा बायस्ड है, लेकिन ये कि अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए ठीक है। तो बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से लोग डेलीगेट नहीं करते, और उसमें यह है कि अगर कोई मैनेजर स्ट्रॉन्ग नीड फॉर पावर रखता हो, या मैनेजर खुद जो है वो उसके अंदर इनसिक्योरिटी हो, या और वो ये चाहता है कि वो अचीवमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन को दिखाए, या ये कि वो लोगों के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में मैनेजर डेलीगेट नहीं करते, क्योंकि रिलेशनशिप जब अच्छी नहीं होती है तो वो अपने सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस नहीं करता, तो डेलीगेट नहीं करता। तो और फिर कुछ मैनेजर्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो पावर एंजॉय करना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर मैं डेलीगेट करूंगा तो मेरी पावर डाइल्यूट हो जाएगी, इसलिए वो डेलीगेट नहीं करते। फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे तो मिस्टेक भी करेंगे,
जब मिस्टेक करते हैं और वो हाईलाइट हो जाए तो मैनेजर समझते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स बैड ऑन देम। तो इसलिए जब, और ख़ास तौर पे बाज़ मैनेजर जिनको शुरू में ही इसका नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है कि उन्होंने डेलीगेट किया और सबऑर्डिनेट्स ने काम को मेसअप कर दिया, तो वो कहते हैं कि भाई ना ही डेलीगेट करो तो अच्छा है। तो पास्ट एक्सपीरियंस का भी, प्रायर एक्सपीरियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। फिर लोग जब चाहते हैं कि हम खुद अचीवमेंट को शो करें, जो आदमी खुद अपनी अचीवमेंट को शो करना चाहेगा वो डेलीगेट क्यों करेगा? जो आदमी कहता है काम होना चाहिए, सबऑर्डिनेट्स भी प्रमोट होने चाहिए और उनकी भी अचीवमेंट नजर आनी चाहिए, जो इस तरह का लीडरशिप स्टाइल रखता है वो डेलीगेट कर सकता है। तो खासतौर पे बाज मैनेजर्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत शौक होता है, तो हमेशा अपनी ड्यूटीज को किसी और को डेलीगेट करने में रिलेक्टेंट होते हैं। फिर ये सबऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करता है। बाज सबऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो जब एक्सपर्टीज नहीं है तो आप उसको डेलीगेट करेंगे तो दिस इज ए रेसिपी फॉर डिजास्टर फॉर यू। ठीक है, तो ये सब रीजंस होते हैं डेलीगेट ना करने के। अब ये देखिए यहाँ पे बताया गया परसेंटेज ऑफ मैनेजर हु रेटेड ए रीजन फॉर नॉट डेलीगेटिंग। ठीक है, जो ऊपर वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, रीजन है, नीचे वाले मॉडरेट है परसेंटेज का मुश्किल। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के मुतालिक जो है वो डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, डेलीगेट नहीं करते। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक एस्पेक्ट तो एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो दूसरों के साथ शेयर हो जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात यह है कि बाज़ मैनेजर्स पसंद करते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल कहकर अपने पास रखें, और ऑर्गेनाइजेशन में विनर वो होता है जिसके पास क्वालिटी इंफॉर्मेशन है। तो बहुत सारे मैनेजर्स के लिए एसेट होता है, वो अपने एसेट को डाइल्यूट नहीं करते और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने पास ही रखते हैं। तो उनके सबऑर्डिनेट्स लेस इन्फॉर्म्ड होते हैं। जब लेस इन्फॉर्म्ड होते हैं तो डेलीगेशन की सूरत में वो डिसीजन नहीं ले सकेंगे, तो इसलिए डेलीगेशन का मेक सेंस नहीं बनता है हमें। फिर बहुत सारे मैनेजर्स जो है वेरियस रीजंस की वजह से, जो भी हमने डिस्कस किया है, वो इंपॉर्टेंट टास्क और डिसीजंस को अपने पास ही रखना चाहते हैं। अब खास तौर पे वो टास्क और डिसीजंस जो कि एज प्रोजेक्ट मैनेजर आपका सेंट्रल रोल है, वो आप डेलीगेट नहीं करना चाहते, कोई भी डेलीगेट नहीं करना चाहते। क्योंकि आप डेलीगेट कर देंगे, दूसरा आदमी अच्छे तरीके से कर रहा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन देखेगी भाई ये मैनेजर तो कुछ नहीं कर रहा, तो इसलिए भी नहीं करते। फिर ऐसे टास्क जिसके मिस्टेक्स बहुत हाईली विजिबल हो, यानी अगर गलती कर दे तो कॉन्ट्रैक्टर को भी पता चल जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी पता चल जाएगा, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को भी पता चल जाएगा, तो पूरी डिपार्टमेंट में गलती हाईलाइट हो जाएगी। तो इसलिए रिस्क नहीं लेते, इन एरियाज में भी डेलीगेशन नहीं करते। फिर वो जो टास्क आप बेहतर कर सकते हैं वो अपने पास रखते हैं, और जो टास्क आपका सबऑर्डिनेट बेहतर कर सकता है वो अपने पास रखते हैं, आप वो उसको दे देते हैं। लेकिन जाहिर है कि आपको रफ्ता रफ्ता उनको उस टास्क में भी एक्सपीरियंस कराना चाहिए जो अभी बेहतर नहीं कर सकते। लेवल ऑफ डिफिकल्टी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें। बास टास्क ऐसे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने में ही बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे टास्क भी वो डेलीगेट नहीं करते हैं। और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनको मॉनिटर करना मुश्किल होता है, सबऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आते जब तक कि वो एंड रिजल्ट लेके नहीं आता। तो ऐसे टास्क को भी मैनेजर्स आमतौर पर रिलेक्टेंट होते हैं डेलीगेट करने में। फिर जो कीप टास्क दैट आर इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल, तो ये सिर्फ 24% मैनेजर्स ने कहा कि वो ऐसे टास्क, ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसे टास्क को खुद अपने पास रखना चाहते हैं, जो कि जाहिर है उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया है, वरना ये बिल्कुल कॉमन फेनोमेना है कि जो अच्छे टास्क होते हैं वो मैनेजर अपने पास रखते हैं और डर्टी टास्क जो है वो दूसरे लोगों के पास, दूसरों को दे देते। तो ये जो बेन कोहेन था, बेन एंड जेरी आइसक्रीम का फाउंडर, उसने कहा कि ये मुझे जो है ना बड़ी प्रॉब्लम होती है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को इम्प्लीमेंट करने में। रीजन इज के पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में आप चुप करके बैठते हैं, आपके एम्प्लॉइज अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं, आपको पता होता है कि व्हाट इज द राइट आंसर, स्टिल यू नीड टू लिसन टू दैट। तो बाज़ औक़ात ये बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो ये बात सही भी है, लेकिन एज ए मैनेजर, एज ए लीडर आपको ये फ्रस्ट्रेशन बर्दाश्त करनी चाहिए। और बेन ने तो ये भी कहा था कि इफ यू वांट टू प्लीज एवरीथिंग एवरीवन देन सेल आइसक्रीम। ठीक है,
अदरवाइज आपका मैनेजमेंट में या लीडरशिप में पोजीशन में आपका ये काम नहीं है कि लोगों को खुश करें आप, आपका काम है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें। फिर ये देखिए गाइडलाइंस दिए हैं कि भाई क्या गाइडलाइंस है डेलीगेशन के लिए। तो सिंपल सी गाइडलाइंस है, जो टास्क आपके सबऑर्डिनेट्स बेहतर कर सकते हैं वो उनको दे दें आप। फिर उसके बाद जो अर्जेंट टास्क हैं जो आज ही करना है लेकिन उसकी प्रायोरिटी बहुत हाई नहीं है, तो आप सबऑर्डिनेट को दे दें। ठीक है जी, वो चीजें आप सबऑर्डिनेट्स को दे सकते हैं। फिर अगर आप एक सिंसियर लीडर हैं तो आपको अपने सबऑर्डिनेट्स के करियर डेवलपमेंट से भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर सबऑर्डिनेट्स के करियर डेवलपमेंट से आपका इंटरेस्ट है तो आप उनको वो टास्क दें जिसकी वजह से वो करियर में ग्रो करें, क्योंकि आप मैनेजर हैं तो आपको पता है कि मैं इसको क्या क्या टास्क दूंगा तो ये फर्दर इंप्रूव करेगा, ग्रो करेगा। फिर अपने सबऑर्डिनेट को ऐसे टास्क दें जो थोड़ी अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी वाले, जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक लेवल ऊपर हो, ताकि वो लर्न करें। वरना आप सिंपल टास्क अगर उसको देंगे तो इससे सबऑर्डिनेट मोटिवेट नहीं होगा, बल्कि डीमोटिवेट होगा कि बॉस जो है मुझे बेवकूफ समझता है। और फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्लेजेंट भी डेलीगेट करें, अनप्लेजेंट भी डेलीगेट करें, ताकि आपके सबऑर्डिनेट्स ये फील ना करें कि आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन पैदा हो। और फिर वो टास्क जो आपके रोल से सेंट्रल नहीं है, क्योंकि आपने अगर अपनी पोजीशन को डाइल्यूट कर दिया तो दैट में बी ए प्रॉब्लम फॉर यू इन नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप वो टास्क डेलीगेट करें जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक्सपेक्ट कर रही है, वो टास्क जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही है कि आप खुद करें, वो टास्क डेलीगेट ना करें। अब डेलीगेट करने के तरीके के लिए उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। एक तो ये बताया है कि भाई जब आप किसी को डेलीगेट करें तो बिल्कुल क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्पेसिफाई कर दें और ये भी स्पेसिफाई कर दें कि इससे करस्पॉन्डिंग हम आपको कितनी अथॉरिटी दे रहे हैं, ताकि वो क्लियर होकर काम करे, बाउंड्री लाइंस पता हो, और जब उस बाउंड्री लाइन से बाहर निकल रहा हो तो आकर के आपसे कंसल्ट कर ले। तो अगला पॉइंट ये कि एडिकेट अथॉरिटी भी दे दें आप साथ में। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बता दें। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का ये मतलब है कि आप उसको एक्सप्लेन करें कि भाई तुम डेली रिपोर्ट करोगे, और फिर आप कुछ अर्से के बाद देखते हैं कि वो डेली रिपोर्टिंग में सही जा रहा है, आप उसे वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बताएं। फिर ये भी बताएं कि तुमने क्या चीजें रिपोर्ट करनी है। पता चला कि आपको 50 पेज की हर रोज शाम में आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं, उसको पढ़ेगा कौन? आप उसका फॉर्मेट बताएं कि मैं तुमसे जो रिपोर्ट चाह रहा हूँ इन इन चीजों के मुताबिक चाह रहा हूँ। अक्सर ये होता है कि मैनेजर्स टेम्पलेट बना के दे देते हैं, उससे ये होता है कि आपको उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के टाइम में आसानी होती है। ये भी जरूरी है कि आप जो चीज डेलीगेट करें वो आपका सबऑर्डिनेट उसे एक्सेप्ट भी करे। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो रिलेक्टेंट रहेगा, काम नहीं करेगा, डिले करेगा, काम को खराब कर देगा। तो इसलिए ये एक, जब आप किसी को असाइन करने जा रहे हैं, डेलीगेट करने जा रहे हैं, तो आप उससे प्रॉपर्ली डिस्कस करें, उसका कंसेंट लें, और जब वो समझ में आए कि हाँ इसको देना चाहिए तो आप फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। और फिर जब आप किसी को डेलीगेट करते हैं तो ये डिपार्टमेंट में आपने इंटरनली डेलीगेट किया है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स को अगर पता होना जरूरी है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता होना जरूरी है कि आपने सेल्स पर्सन को डेलीगेट कर दिया है तो वो ऑन द स्पॉट डिस्काउंट दे सकता है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता होना जरूरी है, क्योंकि वरना फिर परचेज ऑर्डर आएंगे तो वो फिर एतराज करेंगे। तो इसलिए जो रीजनेबल, जो इनसे रेलेवेंट लोग हैं उनको आप बताएं कि जनाब ये मैंने अपने डिपार्टमेंट में ऐसा कर दिया। फिर प्रोग्रेस को भी आप मॉनिटर करें। बाज़ औक़ात प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का तरीका ये होता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट से खुद ही डिस्कस करें, फीडबैक लें। बाज़ औक़ात आप 360 डिग्री फीडबैक लेते हैं, यानी आप कॉन्ट्रैक्टर से भी पूछते हैं, आप जो है वो सप्लायर से भी पूछते हैं, आप उसके सबऑर्डिनेट से भी पूछते हैं, आप उसके पीयर्स से भी पूछते हैं। इस तरह मॉनिटर कर लेते हैं, इसको 360 डिग्री फीडबैक कहते हैं। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 360 डिग्री फीडबैक का प्रॉपर सिस्टम है तब तो आप जरूर करें, वरना कभी कभी सबऑर्डिनेट्स इसके ऊपर रिटेलिएट भी कर जाते हैं। जैसा आप बॉस आपको कुछ पूछना है तो मुझसे आप डायरेक्ट पूछ लिया करें, या आप सप्लायर से क्यों पूछते हैं, मेरी बेइज्जती होती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस क्या करती है। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 360 डिग्री एवेल्युएशन है तो इट इज नॉर्मल, आप एक फीडबैक फॉर्म दे दें, उसको बोले फिल करो, सप्लायर को फिल कर देगा। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में
सबऑर्डिनेट्स भी बॉस को इवेल्युएट करते हैं और उसके पीयर्स भी बॉस को इवेल्युएट करते हैं, तो 360 डिग्री फीडबैक लिया जाता है। यहाँ ये नहीं होता, वहां लोगों को ऑकवर्ड लगता है कि ये क्या बात हुई। जैसे पाकिस्तान में ये बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को ऑकवर्ड लगता है भाई आप उससे क्यों पूछ रहे थे और उससे क्यों पूछ रहे थे। फिर नेसेसरी इंफॉर्मेशन का उसे एक्सेस दे। अगर आप नेसेसरी इंफॉर्मेशन के एक्सेस नहीं देंगे तो फिर काम कैसे करेगा वो। तो जो उससे रिलेवेंट इसका इंफॉर्मेशन है वो उसको आप प्रोवाइड करें। सपोर्ट और असिस्टेंस दें आप अपने सबऑर्डिनेट को, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने उसको डेलीगेट किया, 2 दिन बाद वो आपको वापस डेलीगेट कर दे कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा, अब ये आप करके दें। तो रिवर्स डेलीगेशन हो गई। नहीं, आप पहले सबऑर्डिनेट को इवेल्युएट करें, काम को इवेल्युएट करें, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को इवेल्युएट करें, और आप समझते हैं कि थोड़े से एफर्ट्स लगा के आपका सबऑर्डिनेट कर लेगा, तब फिर आप असाइन करें। और उसके बाद अगर वो रिवर्स डेलीगेशन कर रहा है तो इसको आपने डिस्करेज करना होगा, वरना और काम का वॉल्यूम आपके लिए बढ़ जाएगा। फिर अगला जो है, मेक मिस्टेक्स ए लर्निंग एक्सपीरियंस। लेकिन जब आप सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करेंगे या इवन सबऑर्डिनेट्स को मॉनिटर भी करेंगे तो वो मिस्टेक भी करेंगे, नुकसान भी करेंगे। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो मिस्टेक को बाकायदा फॉर्मली एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस लेते हैं और उसकी बाकायदा डीब्रीफिंग होती है। ठीक है जनाब, इस दफ़ा हमने मिस्टेक से नुकसान किया है, लेकिन हमारा प्रॉफिट ये हुआ कि हमने कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लिया, और दिस शुड बी द एटीट्यूड। तो लेकिन आप उसको बताते भी रहेंगे जनाब, इस तरह के तो हम एक्सेप्ट कर लेते, इतनी छोटी मोटी मिस्टेक्स ब्लंडर करके हो गए तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हुए, क्योंकि वो डिफेंडेबल नहीं रहे।